गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अभी आप लोगों के साथ एक गूगल मीट से मैंने क्लास ली थी, बट बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उस क्लास से। तो बेटा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। थोड़ा सा आप लोगों का जहाँ पर नेटवर्क सही आता है उस जगह पर जाकर क्लास में बैठने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कल से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। आज तो स्टार्टिंग था, ट्रायल था। और बच्चे जो हैं समय से पहले उस पर जुड़ जाइए। जब मैं आप लोगों को 10 मिनट पहले लिंक भेज रही हूँ तो आप 10 मिनट पहले ही उसमें ऐड हो जाइए। ऐड होने के बाद दोबारा वापस मत जाइए, ओके। और दूसरा एक चीज़ और आप लोगों को मैं क्लियर कराना चाहती हूँ कि सभी बच्चे जितना हो सके प्रेजेंट होइए, क्योंकि आप आज तो मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया था, बट मैं कल से जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। एक्सरसाइज हमारी अब 10 है। 9th चैप्टर भी हो चुका था, 8th चैप्टर भी हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वैसे क्लियर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में, ओके। और एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा है आज न्यू चैप्टर ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को बता रही हूँ। सर्कल में देखो, आप लोगों को पता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हमने थोड़ा सा 9th में भी पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट, जैसे किसी सर्कल के मिड पर कोई पॉइंट है जिसको हम उसका सेंटर पॉइंट कहते हैं, सेंटर पॉइंट से अगर जो रेखा डाली जाती है उसको आप वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। अर्थात उसके केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और दूसरा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम वृत्त का क्या बोलते हैं, खाली केंद्र से परिधि तक की दूरी को उसकी क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी त्रिज्या जी मीन्स जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो हमारे पास रेडियस यहाँ पर क्या जाएगा, रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। एंड व्यास जिसको आप डायमीटर बोलते हैं उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2r। अर्थात जो त्रिज्या का दुगना होता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। ये मैंने आपको 9th में पढ़ाया था। आज इसको सुन लीजिएगा और कॉपी में थोड़ा थोड़ा जो मेन पॉइंट है उनको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो वृत्त का व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन जीवा को हम व्यास नहीं कह सकते। व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, बट जीवा को हम व्यास नहीं कहते हैं, ठीक है। अब है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। मैंने यहाँ पर स्पर्श रेखा लिखा है, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। जैसे मैं इसका ड्रॉ बना रही हूँ, ये आपका एक सर्कल है जो इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर केंद्र बिंदु O है। इस सर्कल को एक बिंदु पर अगर कोई रेखा स्पर्श करती है, जैसे यहाँ पर इसको स्पर्श कर रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा, जिसको हम टी डैश, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो आपके पास P बिंदु जो है इस वृत्त का क्या कहलाएगा, टेंजेंट, अर्थात स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। तो टी डैश वृत्त का क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब है स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जैसे स्पर्श बिंदु अगर कहेगा तो पॉइंट बी जो है इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और तीसरा जो है, वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है बेटा। किसी वृत्त के बाहर से किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है, सपोज दैट मैंने P ले लिया है। उस P बिंदु से होकर अगर हम किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इसको मैंने क्या मान लिया, T, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, Q। तो आप कहोगे कि किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होती है, समान होती है। अर्थात PT बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, PQ। ये स्पर्श रेखाएं लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब है, थोड़ा सा ध्यान से और सुनिए, वृत्त पर बिंदु की स्थिति। यदि बिंदु वृत्त के अंतः हो, यदि बिंदु वृत्त के कहाँ हो, अंतः हो, तो ये वृत्त पर दिए गए बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, यदि बिंदु वृत्त के अंदर हो, अंतः मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर अगर कोई बिंदु है तो वहां से अगर कोई रेखा खींचोगे तो वो उसकी स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है। तो उस समय स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0। यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त पर कोई बिंदु है, ये उसकी परिधि पर स्थित है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, 1।
और यदि बिंदु वृत्त के बाह्य हो, जैसे आपके पास ये वृत्त है, इसके बाह्य कोई बिंदु है और इससे हमेशा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, आ गया होगा ना समझ में? अच्छा, अब उसके बाद आपसे एक चीज और भी पूछा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो पहला चैप्टर है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, अतः उनसे असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे कह रहा ना, एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त जो है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक स्पर्श अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा कि उनसे असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अगर क्वेश्चन ये आया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? पहला है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि एक वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उस वृत्त पर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बताया जाता है उसको डेली टू डेली क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा। आने वाले समय में आप लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपका 10th क्लास है, आप लोगों को खुद सीरियस हो जाना चाहिए कि हमने कितनी पढ़ाई करनी है। आज आपका अक्टूबर का महीना आ गया है, अक्टूबर के बाद चलो जो महीना आ गया वो चला गया है ना? तो अब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो आपके पास केवल और केवल 4 महीने बच रहे हैं। तो बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, तो डेली टू डेली मैथ्स का रिवीजन जरूर कीजिएगा। बहुत बुरी स्थिति है कुछ बच्चों की, तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कुछ बच्चे तो अभी स्टार्टिंग करा ही नहीं है, पढ़ना शुरू नहीं किया है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं। आप लोगों ने देखा है अपने से पहली क्लासेस के बच्चों की कैसी स्थिति, अगर नहीं जो पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा, है ना? तो इसलिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से तैयार रखनी है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये एक्सरसाइज आप लोगों को करा रही हूँ। तो पहला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, तो उसमें जो है असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को, यानी कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होगी वह उसकी छेदक रेखा कहलाती है। ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस रेखा, ये रेखा इन दोनों को क्या कर रही है? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे ये आपका है, ये वृत्त है, ये वृत्त का अपना बिंदु भी है और ये स्पर्श बिंदु भी है, तो हम इससे होकर जो खींचो, इसको हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती, जैसे एक यहाँ से है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। आपने यहाँ से स्पर्श रेखा खींची है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि r बराबर आपको क्या दिखा है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रही हूँ।
एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र बिंदु आपके पास क्या है, O। इसके केंद्र बिंदु से होकर एक रेखा खींची जाती है कह रहा है, और जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, यानी कि आपके पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 5 सेंटीमीटर है तो OP यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपकी क्या है, त्रिज्या है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ कह रहा है, तो P यहाँ पर है तो Q कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। ये स्पर्श रेखा हो गई। इस स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से, तो O केंद्र यह है, इससे जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, उसने आपको क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और OP वृत्त की त्रिज्या है जो कि आपको कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी त्रिज्या अगर केंद्र से होकर जो त्रिज्या खींची जाती है तो उसके परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जहां पर 90 डिग्री का कोण अगर बनता है तो उस त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण का काम करती है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और ये क्या होती है, लंब, और ये क्या होती है, आधार। तो पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQO में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके पास होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर कर्ण कितना है, OQ है ना, तो OQ यहाँ पर हमको कितना दिया है, उसने 12 सेंटीमीटर दिया है, और लंब हमारे पास क्या है, PQ, और प्लस आधार हमारे पास है OP। तो देखिए यहाँ पर OQ हमारे पास 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल PQ हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, हमें PQ हमें मालूम नहीं है, बट OP हमको मालूम है 5 का स्क्वायर, 144 इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 25 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 144 माइनस 25 इक्वल PQ का स्क्वायर। देन यहाँ से 1 बोरो लेंगे, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, यानी कि PQ स्क्वायर इक्वल 119 और PQ इक्वल √119। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कल मिलते हैं।